रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती होने वाला है, बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई 3 होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए मैं ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जिसमें लैंग्वेज होगा हमारा, इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और सामान्य अध्ययन। अभी फिलहाल 2 लेकर के आया हूँ मैं, इंग्लिश, हिंदी और सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आया हूँ, जो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो ये सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये प्रैक्टिस सेट हमारे साथ प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है या फिर बहुत सारी आपको मदद मिल सकती है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आइए शुरू करता हूँ बिना देरी किए हुए। पहला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, यानी एंटोनिम्स बताना है, उल्टा वर्ड बताना है आपको किसका, डिले का। डिले का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एडवांस। डिले का एंटोनिम्स हो जाएगा एडवांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक हाउसेस कोर्स डैश, तो कन्वीनियंट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, कन्वीनियंट। अगला देखिए क्वेश्चन करेक्ट, टीचर्स डे इज सेलिब्रेट ऑन, टीचर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 दिसंबर को बिल्कुल नहीं, 5 अक्टूबर को बिल्कुल नहीं, 15 अगस्त को बिल्कुल नहीं, नन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 सितंबर को मनाया जाता है, आपको पता है। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब टाइटल्स सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, तो इसका हो जाएगा वेरी, वेरी हो जाएगा इसका आंसर, वेरी। अगला देखिए क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द खोजना है, सिनोनिम्स किसका, तो ट्रांजिएंट का, ट्रांजिएंट का खोजना है, तो इसका हो जाएगा टेम्परोरी, टेम्परोरी सिनोनिम्स। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू, इसका आंसर कीप अ सीक्रेट, कीप अ सीक्रेट, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिए 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है, और उसके बाद में आपका 22 रहता है हिंदी का, तो ये देखिए 8वां है। इसमें करेगा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो वहां से क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है कब, जब रिकवरी हो जाता है पेशेंट का, पेशेंट जब रिकवरी हो जाता है तो वहां से क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डिस्चार्ज। आइए इंग्लिश का 8 क्वेश्चन था, अब ये हिंदी का हम 22 क्वेश्चन करेंगे। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो ट नहीं है, ट दंत में नहीं आता है, बल्कि त थ द ध न ये सब दंत में आते हैं। अगला है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको क्या कहते हैं, तो विपत्नी कहते हैं, जो साथ नहीं रहती है। और जिसकी पत्नी मर गई रहती है उसको विधुर कहते हैं, जिसकी पत्नी मर गई होती है उसको विधुर कहते हैं, जिसकी पत्नी साथ नहीं रहती है विपत्निक कहते हैं। अगला है कि पलंग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा पर्यंक। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो ये लटानुप्रास अलंकार होता है, लटानुप्रास अलंकार होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समाज है, तो आपको पता है जिसमें गिनती वाला आता है वो द्विगु कहलाता है, तो द्विगु हो जाएगा। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा छ। अगला क्वेश्चन देखिए, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, 15 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा ठ। अगला क्वेश्चन देखिए, शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है, तब परिमाणवाचक विशेषण, कौन सा हो जाएगा इसका, परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, कि आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, तो तिमिर होता है, क्या होता है, तिमिर, आलोक का तिमिर। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11, आंसर 11 हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 है। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वह कौन सा अलंकार होता है, तो यमक अलंकार कहा जाता है, यमक अलंकार। अगला है कि जो दंड पाने योग्य हो उस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा, तो दंडनीय, ये दंडनीय हो गया। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो खाद आपका उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तुलना मिलान करना ये सब क्या है, उपमा का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, चमरी जाए पर दमरी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा बहुत कंजूस होना, चमरी जाए पर दमरी न जाए। अगला है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, देखिए तिरस्कार सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। अगला है कि गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है,
पर्यायवाची पूछ रहा है तो खगेश, खगेश गरुड़ का होता है। अगला देखिए, दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? उम्र पता लगाना, उम्र पता लगाना, दांत गिनना मतलब उम्र पता लगाना। देखिए 25 था। उसके बाद में यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़ करके बनाना है कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं, वह क्षेत्र है खेलों का है। इसमें बड़ा विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में एकाध स्वर्ण पदक भी नहीं जीत पाए हैं। दुनिया के छोटे-छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों में प्रतिभागी की खेल-कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी के विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपना प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियाँ हैं जो दूसरे और विभिन्न खेलों संघों का गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगियों का भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिता का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब बने वाले जीवट का। तो ये था आपका गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, ये बताना है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो खेलों का गिरता स्तर। अब गद्यांश पढ़कर मैं सुना दिया हूँ, उससे यही पता लग रहा है खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं हो सकता है खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, बाकी सब उसका कारण हो सकता है। अगला, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपसी गुटबंदी होने से। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है खेल। राष्ट्र की उपलब्धियों में क्या नहीं है? खेल है, बाकी सब है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ खेलों का राष्ट्रीय सम्मान होता है। तो ये हो जाएगा आपका 30 क्वेश्चन हो गया आपका लैंग्वेज का। अब आइए सामान्य अध्ययन का देखते हैं 30 नंबर। ए, बी और सी अकेले काम को क्रमशः 24 दिन, 16 दिन और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे, ये बताना है। तो देखिए, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, अब बना करके अपना देख लेंगे। आंसर हो जाएगा 9। अगला है कि यदि पूर्णांक 9 n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 2 प्राप्त होता है। यदि 7 n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 4 आंसर। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50। अगला है कि cot थीटा 3/4 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस tan थीटा का मान ज्ञात किसके बराबर होगा? तो आपको पता है cot थीटा होता है b/p होता है। इसमें से पहले h निकाल लीजिए। जब h निकल जाएगा, h कैसे निकलेगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16 यानी 25 हो जाएगा। 25 का 5 हो जाएगा। h आपका 5 आ गया। b आपका 3 दिया हुआ है, b 3 दिया है और आपका p दिया हुआ है 4। तो उस तरह से आप sin थीटा का निकाल लेंगे। sin थीटा होता है p/h, cos थीटा होता है b/h और माइनस tan थीटा होता है p/b। यहाँ पे सबका वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसका निकालेंगे तो आंसर आएगा 1/15, 1/15 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 35, उस बिंदु के नियामक बताएं जो बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा को इतना के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन है। जब इसको बनाएंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा 2, -3, 2, -3 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 2, -3 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 2, -3 इसका आंसर आएगा। सी आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक अर्धी वर्ष में यानी लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/7। आपको पता होना चाहिए लीप ईयर किसको कहते हैं, नॉन लीप ईयर किसको कहते हैं। तो ये आपका 2/7 है। अगला है कि जमीन पर स्थित दो बिंदुओं से खंभे के उच्च बिंदुओं के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। यदि पहले बिंदु तथा दूसरे बिंदु के खंभे के आधार से दूरियां क्रमशः 9 मीटर तथा 16 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। जमीन पर स्थित बिंदुओं से खंभे की उच्च बिंदुओं के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। यदि पहले बिंदु तथा दूसरे बिंदु के खंभे के आधार से दूरियां, यहाँ से जैसे मान लीजिए कि इसे दिया हुआ है आपका इस तरह से दिया हुआ है, तो इसके दोनों के बीच की दूरी का ये निकालना है। तो जब ये आप बनाएंगे, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12 मीटर आंसर। अगला देखिए कि बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है आपका मुस्लिम का। ये जब ताजिया होता है, यानी जब
मुहर्रम होता है जो लाठी लोग खेलते हैं, उसमें ये लोग झरनी गाते हैं, तो ये मुस्लिम समुदाय का है झरनी नृत्य। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान के औसत ढाल किस ओर है? किस ओर है ये बताना है, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर है दक्षिणी ढाल। अगला है कि बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? किसकी इकाई है ये बताना है, तो ये भारतीय तेल निगम की एक इकाई है। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको जो लोग भी किसी चीज़ की भी परीक्षा देना चाहते हैं, जैसे कि बीपीएससी टीआरई थ्योरी में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए सामान्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मैं पहला पेपर का जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो सामान्य अध्ययन है, लैंग्वेज है, उसका ही बता रहा हूँ, और ये सभी लोगों को लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला देखिए, बिहार राज्य के किस प्रमंडल में 4 से अधिक जिले शामिल है? सबसे बड़ा प्रमंडल जिसमें 4 से अधिक जिले शामिल है, वो आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका मगध। मगध में 4 जिले से ये हो जाएगा आपका एक उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि मगध में भी है, पटना में भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये आपको बताना है 42 का, तो ये हो जाएगा हबीबुल रहमान को। हबीबुल रहमान को। मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण किसके नाम पर किया गया है? मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये सीडी देशमुख के नाम पर। अगला है कि देखिए कि महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी टीम कौन बनी है? तो ये है आपका मुंबई इंडियंस। कौन बनी है? मुंबई इंडियंस। अगला है कि 2 कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएँ तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें, तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? ये बताना है आपको, तो ये 4 गुना हो जाएगा। दोगुनी करने पर ये 4 गुनी हो जाती है। एक परमाणु की प्रथम परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन-सा सही प्रदर्शन है? ये देखिए, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से आपको बताना है कि कौन-सा सही है परमाणु की प्रथम परमाणुवीय। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी और सी, यानी ये फिगर आपका, ये फिगर और ये फिगर दोनों सही है, बी और सी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। ये आपका था कितना? 46 नंबर। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखें, तो यौनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य नहीं होता है? ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका अपरा का विकास। अपरा का विकास यौनावस्था में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन-सा कोलाइड का गुण नहीं है? 48 का तो आंसर हो जाएगा बी। कोलाइड से गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिकिरणित नहीं कर सकता है। अगला है 49 की पदार्थों के निम्नलिखित वर्णों में से कौन-सा वर्ण केवल अजैव निम्नकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? ये बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखिए 50 नंबर, तत्व ए बी सी डी तथा ई परमाणु परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12 तथा 13 है, तत्वों का कौन सा युग्म समान रूप से संबंधित है? ये बताना है, तो आंसर हो जाएगा ए तथा सी आंसर है, ए तथा सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? शर्करा के स्तर को करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 51 का, ये हो जाएगा इंसुलिन। शर्करा मतलब चीनी, तो वही इंसुलिन उसको कंट्रोल करता है। जब डायबिटीज बढ़ जाता है, चीनी का स्तर बढ़ जाता है, तो इंसुलिन लेना पड़ता है। अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का कुंडग्राम में जन्म हुआ था। अगला है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, वो प्रथम मुसलमान के बारे में बताना है, तो ये हो जाएगा अल बरूनी। अगला है कि किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। किसने किया था? ये बताना है आपको 54 का, तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के। अगला है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा अल बुरबक को, अल बुरकक को माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि इनमें से किसे द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? ये आपको पता है, साबरमती से उन्होंने शुरू किया था। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, राज्य सूची में इसे शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे जोड़ा गया था। उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को। अगला देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल
भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से संविधान में लिया गया है? अच्छा कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो में से कोई इसमें नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, अमेरिका और फ्रांस से भी नहीं लिया गया है। अगला है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में से किया गया है? ये था आपका अनुच्छेद 355 में ये किया गया है, अनुच्छेद 355 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने भारतीय गड़बड़े हो जाता है, इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजहबीन का रचना किया था, ये आपको बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने दबिस्ताने मजाहिब की रचना की थी, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मोहसिन फानी, किसने किया था? मोहसिन फानी ने। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो वहां उपस्थित नहीं थे। अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम श्रेणी का क्या नाम है? क्या नाम है ये बताना है। तो ये है आपका बृहत हिमालय श्रेणी। अगला देखिए कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सा दामोदर नदी की सहायक नहीं है? दामोदर नदी की सहायक नहीं है, तो यह इंद्रावती नदी इसकी सहायक नहीं है, बाकी है बराकर है, कुनार नदी इसकी सहायक नदियों में से एक है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है, यानी आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में आपको बताना है कि सबसे कम किसमें है, उसके बाद किसमें है, उसके बाद किसमें है, यानी आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, विस्तार बताना है, सीमा का विस्तार सबसे कम किसमें है, उसके बाद किसमें, उसके बाद किसमें है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये हो गया ए, नेपाल सबसे कम है, उसके बाद पाकिस्तान में, उसके बाद चीन में, सबसे ज्यादा बांग्लादेश को ये टच करता है। अगला कि कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? इन जीवों को क्या कहते हैं? तो इसको स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषक कहते हैं या स्वपोषी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, क्योटो प्रोटोकॉल। आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल की संधि हुई थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? पर्यावरणीय चिंता नहीं है, बाकी सब पर्यावरणीय चिंता। ओजोन परत का बढ़ना, ओजोन परत अगर बढ़ रहा है तो इसमें चिंता की क्या बात है? ओजोन परत में छेद हो रहा है तो चिंता की बात है। प्लास्टिक का उपयोग उपभोग में वृद्धि हो रहा है तो चिंता की बात है। ग्लोबल वार्मिंग में चिंता की बात है। लेकिन ओजोन परत अगर बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये था आपका लैंग्वेज पेपर और सामान्य अध्ययन का टोटल 70 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। इससे अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।